हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 5 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is used for measuring the concentration of sugar solutions? तो शुगर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए सेकेरीमीटर का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन विल बी बी। साइक्रोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? साइक्रोमीटर का यूज एटमॉस्फेयर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर का यूज मिल्क के डेंसिटी को मेजर करके ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि मिल्क प्योर है या उसमें कुछ मिक्स किया गया है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स की गई है। विस्कोमीटर विस्कोसिटी से आया हुआ है। विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड्स के दो लेयर्स के बीच में या कंटेनर और लिक्विड के लेयर के बीच में या यूँ कहें कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, अपोजिंग फोर्स लगता है, उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में से मैं क्या करता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अलग रखता हूँ एंड देन मीटर को अलग रखता हूँ। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट होता है एंड मीटर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्क डन। तो जो यूनिट वर्क का होता है वही यूनिट एनर्जी का होता है, वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो या किसी और एनर्जी का फॉर्म हो। एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट सेम होता है। तो एनर्जी का यूनिट है ये और अमाउंट ऑफ हीट का ये यूनिट है। सो राइट ऑप्शन विल बी ई, ए एंड सी, मोर देन वन। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो पावर होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट मीन्स P इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। वर्क का भी हमने यूनिट निकाला है। क्या है? वर्क का यूनिट दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो पावर का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एरिया दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट हो गया केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट अमंग देम। The value of gravitational acceleration g always decreases either going up or down from the earth surface। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। फिर अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते चला जाता है। पोल पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। दैट मीन्स प्लेस टू प्लेस ये वेरी करते रहता है। जो अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तो हाइट से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। उसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। फिर से मैं लिखता हूँ जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। ये फार्मूला है। इस फार्मूला से किसी हाइट h पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जी क्या है? 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.8। h क्या है? हाइट, अर्थ सरफेस से हाइट कितना है वहाँ जहाँ हमें मेजर करना है। r रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो ये फार्मूला क्लियरली हमें बता रहा है कि जैसे जैसे h इंक्रीज होगा ये लार्जर क्वांटिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट होती चली जाएगी और जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी उसका वैल्यू डिक्रीज होते चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते चला जाता है। ठीक वैसे ही अर्थ क्रस्ट के अंदर डी डेप्थ पे जी का जो वैल्यू होगा जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस d/r। डी क्या है? डेप्थ।
डी डेप्थ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालना है अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो कितना होगा इस फार्मूला का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। ये फार्मूला क्लियरली हमें बता रहा है कि जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर नीचे जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते चला जाता है। तो ये दो चीज़ें हुई। अब इसमें कंपेयर करके आप देखिए तो ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिक्रीज होने का रेट ज़्यादा है। दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ 2h आया हुआ है, यहाँ h आया हुआ है, तो फास्ट रेट से डिक्रीज करता है ऊपर जाने पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ए सेकंड पेंडुलम हैज ए प्रिसाइज टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड। बिल्कुल नहीं, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है, 1 सेकंड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड। एस्केप वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड, बिल्कुल नहीं। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ज़्यादा हाइट से हम थ्रो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। फार्मूला देखिए इसके लिए, वी एस्केप वी ई इज इक्वल टू होता है √2gm/r, 2gm/r। इस फार्मूला में ये है एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू फ्रॉम अर्थ सरफेस। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर दिया जाए कि वो फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वापस लौट करके नहीं आए। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके वो ऊपर चला जाए, बाहर चला जाए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का के लिए निकालने के लिए फार्मूला होता है √2gm/r। तो इसमें जो ही हम 2 × 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर है तो मीटर में बदल करके 6400 × 10⁻³ करके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आता है इसका वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये रहा कि अर्थ सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है किसी हाइट h पे हमें एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। मतलब किसी हाइट h से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है ऊपर की ओर, तो कितना वेलोसिटी से उसको थ्रो किया जाए ताकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए। तो उसके लिए फार्मूला होगा वी ई इज इक्वल टू 2gm, h हाइट पे था r+h कर दीजिए, r+h। तो ये फार्मूला क्लियरली हमें बता रहा है कि जैसे जैसे h इंक्रीज होगा वैसे वैसे वी का वैल्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। मतलब अर्थ सरफेस पर से हम किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से फेंकें और ऊपर किसी हाइट पर जा करके एस्केप वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो कम ही वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ऊपर। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कराने के लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट को कम ही वेलोसिटी दे करके फेंकना पड़ेगा, ये मतलब हुआ है इसका। तो एस्केप वेलोसिटी डिक्रीज होते जाता है विथ अल्टीट्यूड, इंक्रीज नहीं होता है। सी स्टेटमेंट गलत है। डी स्टेटमेंट कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द स्फीयर। तो पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π √L/g, √L/g। L क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। सपोज कीजिए कि ये एक पेंडुलम है, ये बॉब है, इसको बॉब कहा जाता है, और ये स्ट्रिंग है। तो L क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो इस फॉर्मूला में T इज इक्वल टू 2π √L/g, ये टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल एक्सपेंशन होता है, लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मास इस फॉर्मूला में नहीं आया हुआ है तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द स्फीयर, ये गलत है। डी स्टेटमेंट गलत है, सी स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट गलत है, ए स्टेटमेंट सही है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अमंग देम। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स ट्राइज टू resume a normal state of matter when an external force is applied। तो वो स्ट्रेस होगा, तनाव, टेंशन। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है,
ये एक रड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कीजिए आप, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हम एग्जर्ट करेंगे तो ये एटम्स के मिलने से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ है, तो इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, तो ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे चले जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे। ओरिजिनल पोजीशन पे लाने वाला फोर्स कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा का रोल कौन सा प्ले करेगा, जो इसमें टेंशन डेवलप होगा। टेंशन जो डेवलप होगा इस स्ट्रिंग में, इस वायर में, वहीं फिर से इन मॉलिक्यूल्स को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा। तो स्ट्रेस इसका हो सकता है तनाव, टेंशन हो सकता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। स्ट्रेन क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाता है। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया तो एरिया स्ट्रेन हो जाएगा या सुपरफिशियल स्ट्रेन हो जाएगा, और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन करेंगे तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ भी मीटर में, ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में, चेंज इन लेंथ भी मीटर में, ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में, मीटर कट करके क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, और ये बीपीएससी में पूछा गया है। कोहेसिव, एडहेसिव फोर्स पहले समझिए। एडहेसिव क्या होता है, जैसे गोंद वगैरह होता है, फेविकॉल वगैरह होता है, इस तरह के जो चीज़ें होती है उसके डब्बा पर लिखा रहता है एडहेसिव। एडहेसिव क्या करता है, दो अलग अलग सरफेसेस को आपस में चिपका देता है। तो दो मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ये हो गया एडहेसिव फोर्स। एक ही तरह के मटेरियल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो हो गया कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। वायलेट रे हैज़ द लोवेस्ट वेवलेंथ। ये बिल्कुल सही बात है। वायलेट रे का जो वेवलेंथ होता है वो लोवेस्ट होता है। जैसे विजुअल कलर्स में यदि मैं बात करूँ, विबजियोर लिखूँ, विबजियोर मैं लिखूँ, तो वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, मतलब ये रहा कि वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं सी इज इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। तो यहाँ देखिए न्यू और लेमडा में जो है इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ से न्यू का वैल्यू निकालें तो सी बाई लेमडा हो जाएगा। तो मतलब न्यू और लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो वायलेट रे हैज़ द लोवेस्ट वेवलेंथ, ये स्टेटमेंट सही है। स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम, स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम देख लेते हैं। तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो यहाँ से हम निकालें वी इज इक्वल टू मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, तो वो आ जाएगा सी बाई म्यू। तो जिस कलर के लिए म्यू का वैल्यू कम होगा उसमें स्पीड, लाइट का स्पीड सबसे मैक्सिमम होगा, और जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगा। तो एक और फार्मूला होता है, कॉची का रिलेशन होता है। कॉची का रिलेशन कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब ये रहा कि जिसका वेवलेंथ कम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो ही ज़्यादा हो जाएगा उस कलर में लाइट का स्पीड कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम, और रेड का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक बात और कह रहा है, वायलेट रे हैज़ दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे लोवेस्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ए सही हो गया, बी सही हो गया,
सी सही हो गया। वायलेट रे इज डिस्पर्स मिनिमम। वायलेट रे का डिस्पर्सन जो है वो मिनिमम होता है। देख लेते हैं। वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं, वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो लाइट का डिस्पर्सन होता है, मतलब ये 7 कलर्स में बंट जाती है लाइट। अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में ये लाइट बंट जाती है, 7 कंपोनेंट कलर्स में। तो जो 7 कंपोनेंट्स कलर्स में बंटती है तो सबसे नीचे आता है वायलेट, सबसे ऊपर आता है रेड, VG और करके इस तरीक़ा से। और एक बात और है, ये जो स्ट्रिप होता है वायलेट कलर का, ये चौड़ा स्ट्रिप होता है, ये चौड़ा होता है और रेड कलर का कम होता है। तो दो चीज़ें यहाँ से जान जाइए। एक तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन, लाइट रे तो ऐसे जा रही थी ना, सबसे मैक्सिमम जो डेविएशन होगा वायलेट कलर का होगा, सबसे मिनिमम डेविएशन रेड कलर का होगा, और सबसे ज़्यादा चौड़ा जो स्ट्रिप बनेगा वो वायलेट कलर का बनेगा, सबसे थिन स्ट्रिप जो बनेगा वो रेड कलर का बनेगा। तो इसलिए ये जो डी स्टेटमेंट दिया गया है, वायलेट रे इज डिस्पर्स्ड मिनिमम, नो, वायलेट रे इज डिस्पर्स्ड मैक्सिमम। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन। तो देखिए 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि रड है, ये एक रड है, इसके एक एंड को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ का मॉलिक्यूल सबसे पहले हीट गेन करता है, सबसे पहले हीट इसको मिलता है, तो इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाती है, मतलब लार्ज एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेट करने लगता है अपने मीन पोजीशन के अराउंड। तो ये हीट ट्रांसफर कर देता है अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, वो अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को। इस तरीक़ा से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर के चल जाती है। एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, मॉलिक्यूल इटसेल्फ, एटम इटसेल्फ अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं गया हुआ है। मतलब ये रहा कि यहाँ पे एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, जस्ट वो मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह के मोड को, हीट ट्रांसफर के इस तरह के मोड को कहा जाता है कंडक्शन। तो सोचिए कंडक्शन किस तरह के मटेरियल में पॉसिबल है, सॉलिड में पॉसिबल है, बिल्कुल। अब एक दूसरा ले लीजिए कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, सपोज कीजिए कि हम पानी गर्म कर रहे हैं, जाड़े का मौसम है, ठंड में पीने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, गैस पे रखे हुए हैं, कटोरे में पानी रखे हुए हैं, कंटेनर में पानी रखे हुए हैं, और यहाँ से हीट सप्लाई किया जा रहा है, ये बर्नर से यहाँ हीट सप्लाई हो रहा है। तो वाटर का जो ये मॉलिक्यूल होगा सबसे पहले हीट गेन करेगा, तो जब हीट गेन करेगा तो लाइटर हो जाएगा और लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर उठेगा, और इसके द्वारा जो वैकेंसी क्रिएट की गई है तो इसकी जगह को भरने के लिए ऊपर से जो भारी मॉलिक्यूल है वो आएगा नीचे। तो इस तरीक़ा से फिर वो हीट लेकर के ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये रहा कि इस केस में मॉलिक्यूल अपने जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं, मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र के मोड को कन्वेक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शन के केस में मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कन्वेक्शन किस में पॉसिबल है, कन्वेक्शन पॉसिबल है किस में, लिक्विड एंड गैसेस में पॉसिबल है। इनफैक्ट फ्लूइड का मतलब ही होता है फ्लो करने वाला, फ्लूइड में दोनों ही आ जाती हैं, गैसेस भी आ जाती है और लिक्विड्स भी आ जाते हैं। तो फ्लूइड में ये पॉसिबल है, सॉलिड में ये पॉसिबल नहीं है। सॉलिड के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, इसलिए कन्वेक्शन जो है सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन तो आप लोग जानते ही हैं, सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो वैक्यूम है या कोई मीडियम है, वहाँ से भी ट्रेवल करते हुए चला जा रहा है, या कहीं पे आग जलाया जा रहा है तो हीट जो है दूसरी जगह भी पहुँच जाता है, रेडिएशन के थ्रू भी पहुँचता है, हालांकि कन्वेक्शन के थ्रू भी पहुँचता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन गैसेस एंड लिक्विड्स। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। तो स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे मैक्सिमम होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में कम होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो मीडियम पे तो डिपेंड करता ही है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है। देखते हैं एक एक ऑप्शन को। जो लाइट के स्पीड का फार्मूला होता है, लाइट नहीं साउंड के स्पीड का जो फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू होता है √γ p/ρ।
गामा क्या है यहाँ पे, गैस का गामा इज इक्वल टू होता है CP/CV होता है, CP/CV। ये कांस्टेंट होता है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, ये कांस्टेंट होता है, गामा कांस्टेंट हो गया। P/ρ तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, P/ρ डेंसिटी पे तो डिपेंड करता ही है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड का ये फॉर्मूला होता है। अब इसी को जब हम आगे लेकर के बढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू nRT फार्मूला में फेर बदल करके रखते हैं इसको, तो टेम्परेचर के टर्म में V इज इक्वल टू आता है V0 इंटू 1 प्लस T/546। और इसको और आगे, एक तो दूसरा ये फार्मूला हो गया, इसको और आप आगे बढ़ाते हैं तो एक और फार्मूला आ जाता है, V इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 T। इस फार्मूला का यूज कीजिए, V इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 इंटू T क्या है, टेम्परेचर है। इस फार्मूला में जो ही आप 1 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो V कितना हो जाएगा, 331 प्लस 0.6। मतलब ये रहा कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये रहा कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। ये भी फार्मूला हमें बता रहा है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन स्पीड ऑफ द साउंड विल आल्सो इंक्रीजेज। तो अभी तक हमने क्या देखा, मीडियम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। बरसात हुई है, बरसात होने के बाद में मौसम बिल्कुल वातावरण शांत हो जाता है और उस टाइम में आप बोलते हैं, चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक चली जाती है। ज़्यादा दूर तक जाने का क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाता है यहाँ पे। तो बरसात हुई है मतलब ह्यूमिडिटी है, वातावरण में ह्यूमिडिटी मौजूद है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर चुकी है। तो जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है तो एक बात जान जाइए, आपको थोड़ा सा अचंभा लगेगा ये कि जैसे फार्मूला होता है गामा P/ρ का फार्मूला होता है, गामा P/ρ अंडर रूट गामा P/ρ। तो एक बात जान जाइए, आपको लगेगा कि ये सरासर गलत बात है। जो ह्यूमिड एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर के कंपैरिजन में। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर के कंपैरिजन में। तो जब डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर गया। मतलब ये रहा कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करता है। तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। प्रेशर के बारे में आ जाइए आप, प्रेशर। तो अभी ये फार्मूला है, जो ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जैसे गैस है, गैस के प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स और क्लोज आते चले जाएंगे ना, तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर यदि 2 गुना इंक्रीज कर देते हैं तो डेंसिटी भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, डेंसिटी भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। मतलब कट करके रेशियो है, तो P/ρ का वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये रहा कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे। प्रेशर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड से डिपेंड्स अपॉन मीडियम, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। राइट ऑप्शन विल बी 1 2 3 D। राइट ऑप्शन विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वायर यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड हैव। तो फ्यूज वायर का जब यूज करते हैं तो फ्यूज में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये फ्यूज है, इसमें एक पतला सा वायर लगाया हुआ रहता है, पतला सा वायर लगा रहता है और इधर से कनेक्शन दिया गया है, यहाँ से इधर से करंट आ रहा है और इधर जा रहा है। अब देखिए, यदि मान लीजिए इस सर्किट में सडन करंट इंक्रीज हो जाता है, तो सडन करंट इंक्रीज हो जाता है तो आगे करंट नहीं जाए और इधर जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वगैरह वगैरह इधर कनेक्टेड हैं, तो या इधर आगे की तरफ करंट नहीं जाए, इसके लिए यहाँ से कनेक्शन ब्रेक होना पड़ेगा। कनेक्शन ब्रेक होने के लिए इसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेल्ट करने के लिए पहली बात यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उतना सफिशियंट हीट प्रोड्यूस हो जाए यहाँ पे जिससे कि ये मेल्ट कर जाए। तो सफिशियंट हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, इसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए एंड हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन विल बी E मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अधिकांश जगहों पे इंटरचेंजेबली यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनफैक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B जिसका यूनिट टेस्ला होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कब कहेंगे, स्केलर कब कहेंगे? कौन सी क्वांटिटी जो होती है जो वेक्टर होती है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है? तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वो 3 क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? फर्स्ट, उनके पास मैग्नीट्यूड हो, सेकंड डायरेक्शन हो, थर्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हों वो, तब हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे देखते हैं ना, सिंपल अलजेब्रा में क्या होगा, सिंपल अलजेब्रा में 3 + 4 को आप ऐड करेंगे तो हमेशा 7 आएगा। जरा वेक्टर अलजेब्रा में देख लीजिए, वेक्टर अलजेब्रा में एक फोर्स इधर 4 न्यूटन का एक्ट कर रहा है और दूसरा फोर्स इधर 3 न्यूटन का एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, तो नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? क्या 7 न्यूटन एक्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कितना न्यूटन एक्ट कर रहा है? 3² + 4² का स्क्वायर रूट यानी 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे। इसका मतलब ये रहा कि सिंपल अलजेब्रा अलग बात है और वेक्टर अलजेब्रा अलग बात है। सिंपल अलजेब्रा में हमेशा 3 + 4 7 ही होगा, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में 3 + 4 7 नहीं होगा, 5 होगा यहाँ पे यदि 90 डिग्री पे है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए यहाँ एक वायर है और इधर से एक वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इधर दोनों ज्वाइंट होकर के इधर जा रहे हैं। ये 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, तो करंट आगे कितना जा रहा है? 5 एम्पियर का करंट जाएगा। अब मान लीजिए इनके एंगल को इंक्रीज कर दीजिए, आप एंगल को इंक्रीज कर दीजिए, 60 डिग्री कर दीजिए, 60 डिग्री। ये 2 एम्पियर का ही करंट आ रहा है, इधर 3 एम्पियर का ही करंट आ रहा है। आगे कितना जाएगा? 5 एम्पियर का ही करंट जाएगा। ये इंक्लिनेशन पे, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, मान लीजिए लेफ़्ट टू राइट जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो इसके पास 5 एम्पियर का करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी है। तो क्या इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कह दें? बिल्कुल नहीं। ये तीसरी जो क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल चेंज, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फिजिकल चेंज। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। जब वाटर में हम शुगर को डिजोल्व करते हैं तो नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, मतलब वाटर एंड शुगर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है, जस्ट वो डिजोल्व हो जाता है। तो इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज तब कहा जाता है जब न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो ही शुगर को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है यानी जो शरबत बनता है उसमें वाटर की भी प्रॉपर्टी मौजूद है और उसमें शुगर की भी प्रॉपर्टी मौजूद है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज यदि होता तो उसमें वाटर की भी प्रॉपर्टी सीज हो जाती और शुगर की भी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती। केमिकल चेंज में ऐसा होता, तो ये फिजिकल चेंज है। ब्लीचिंग ए स्टेन, ये केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये केमिकल चेंज है, नए प्रोडक्ट इसमें बन जाते हैं। बॉयलिंग पास्ता टू मेक इट सॉफ्ट, पास्ता को सॉफ्ट बनाने के लिए बॉयल करना, इसमें भी कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज ही है। तो ए और डी होगा, राइट ऑप्शन विल बी ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेज, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्या मतलब है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला तो खुद को इटसेल्फ को रिड्यूस करने वाला, तो रिड्यूस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी पीरियड में, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं
तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। बढ़ती जब चली जाती है तो रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज करता है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आयनिक रेडियस इंक्रीजेज, हाँ बिल्कुल। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, दैट मीन्स एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और साथ ही आयनिक रेडियस यानी आयनिक साइज भी इंक्रीज करता है। तो ये सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, देखिए मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो ऑक्साइड्स के जो नेचर हैं वो एसिडिक नहीं होते चले जाते हैं, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होते चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सही कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। स्टील में क्या होता है? आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड कार्बन का एलॉय है स्टील, ये करेक्टली मैच्ड है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, निकेल एंड जिंक होता है, ये करेक्टली मैच्ड है। ब्रोंज, ब्रोंज में कॉपर एंड जिंक नहीं होता है, ब्रोंज में कॉपर एंड टीन होता है, Cu एंड Sn, टीन होता है, तो ये रॉन्ग है। कॉपर एंड जिंक किस में होता है? कॉपर एंड जिंक ब्रास में होता है। सोल्डर में लेड और टीन होता है, ये सही है। राइट ऑप्शन विल बी सी, यही रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिमस्टोन, बर्निंग स्टोन। तो सल्फर का जो पुराना नाम है, ओल्डर नेम है ब्रिमस्टोन है। ब्रिमस्टोन का मतलब होता है बर्निंग स्टोन, मतलब ऐसा स्टोन जो जल उठे। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड कैन बी यूज फॉर रिमूविंग द रस्ट ऑन क्लॉथ्स। टार्टरिक एसिड का नहीं होता है, फॉर्मिक एसिड का भी नहीं होता है, मैलिक एसिड का भी नहीं होता, ऑक्जेलिक एसिड का होता है। राइट ऑप्शन विल बी बी। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH इधर जोड़ दीजिए और COOH इधर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीफ्रीज यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंटेन्स मिक्सचर ऑफ व्हाट एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल मीन्स CH3OH, CH3OH प्लस H2O का मिक्सचर होता है। रेडिएटर में जो यूज किया जाता है एंटीफ्रीज के रूप में, रेडिएटर में जो यूज किया जाता है उसमें मिथाइल अल्कोहल होता है एंड वाटर होता है। मिथाइल अल्कोहल कितना होता है? 40% होता है, एंड वाटर कितना होता है? 60% होता है। तो मतलब मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर का यूज किया जाता है एंटीफ्रीज के रूप में रेडिएटर्स में, ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में। सो राइट ऑप्शन विल बी मिथाइल अल्कोहल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कलर दे प्रोड्यूस इन फायरवर्क्स। तो रेड कलर यदि प्रोड्यूस करना है तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम क्लोराइड का यूज कब किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड का यूज यदि ऑरेंज कलर यदि हमें प्राप्त करना है, ऑरेंज कलर का फायरवर्क्स चाहिए, तो उसमें यूज किया जाता है किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया ऑरेंज के लिए, तो ए होगा 4 हो गया। अब बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ग्रीन कलर के लिए यूज किया जाता है, तो बी का हो जाएगा 1। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड जो है ब्लू कलर के लिए यूज किया जाता है, तो हो जाएगा सी का 2। और सोडियम नाइट्रेट येलो कलर के लिए, तो डी का हो जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर नॉट यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है जैसे प्रोसेस्ड फूड है या फिर बेवरेजेज हैं उसको लंबे समय तक वो तरोताज़ा बना रहे, लंबे समय तक वो ख़राब नहीं हो, उसके लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, तो ये तो यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है जैसे ड्राइड फ्रूट है, ड्राइड फ्रूट्स वगैरह है, वाइन मेकिंग में इसका यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है जैसे
मीट वगैरह है ये लंबे समय तक ख़राब नहीं हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है एक। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं किया जाता है। इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में एज गैसियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो राइट ऑप्शन विल बी नॉट यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, डी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस बिफोर ए रेडियोलॉजिकल टेस्ट? बेरियम सल्फेट, राइट ऑप्शन विल बी बी। बेरियम सल्फेट का यूज पेशेंट को करने के लिए कहा जाता है। ये जाकर के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के वाल से चिपक जाता है। चिपक जाने से जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट है वो अच्छे से हो पाता है, फोटोग्राफ्स अच्छे से आ पाते हैं, इसलिए बेरियम सल्फेट का यूज करने को सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सीड। द स्टडी ऑफ द सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी, राइट ऑप्शन विल बी ए। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। पोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बोटनी दैट स्टडीज फ्रूट एंड इट्स कल्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन व्हिच ब्लड सेल्स? तो एरिथ्रोसाइट्स, जिसको आरबीसी भी कहा जाता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट ऑप्शन विल बी बी। इनफैक्ट मैमल रेड ब्लड सेल्स कंटेन नाइदर न्यूक्लियस नॉर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, राइट ऑप्शन विल बी डी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय द लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ईच मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज ए डबल हेलिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम टू complementary strands of nucleotides held together by hydrogen bond between guanine and cytosine and adenine and thymine base pairs. That means GC and AT base pairs. Next question, which of the following hormones is known to be helpful in coping with the stress? तो ये दोनों ही हैं, सेरोटोनिन एंड एड्रेनालिन, ये दोनों ही हार्मोन हैं, राइट ऑप्शन विल बी ई। जब हम बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं, शर्मिंदा होते हैं या चिंतित होते हैं, तो फिर उस स्थिति से निकाल करके नॉर्मल स्थिति में लाने में ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, एड्रेनालिन। इसके साथ ही जब सेरोटोनिन का नॉर्मल लेवल हमारे बॉडी में रहता है तो हम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, खुश और शांत रहते हैं। और जब ये इसका नॉर्मल लेवल से ये कम हो जाता है, इसका लेवल कम हो जाता है, तो फिर हमें टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट ऑप्शन विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया इज ए डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स दैट अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B12। इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, इसके कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया, राइट ऑप्शन विल बी ए। विटामिन B6 का जो नाम है वो है पायराडॉक्सिन, और ये इसकी डिफिशियंसी से डर्मेटाइटिस जो डिजीज है वो होता है B6 के डिफिशियंसी से। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन, और इसकी डिफिशियंसी से होता है हाइपरमिया एंड चेलोसिस। और B3 की डिफिशियंसी, B3 का क्या नाम है? B3 का नाम है नियासिन, और इसके डिफिशियंसी से जो होता है वो है प्लेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेस्टिजियल ऑर्गन? तो वेस्टिजियल ऑर्गन आर जनरली डिफाइंड एज स्ट्रक्चर्स हैविंग लॉस्ट देयर ओरिजिनल इवोल्यूशनरी फंक्शन। तो नेल्स तो नहीं है वेस्टिजियल ऑर्गन, हार्ट भी नहीं है, हार्ट तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर ही रहा है, पेनक्रियाज भी नहीं है, विजडम टीथ है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ग्लूकोज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन? When the body does not need to use glucose for energy, it stores it in the liver and muscles. This stored form of glucose is made up of many connected glucose molecules and is called glycogen. So right option will be E, liver and muscles. Next question, antivenom against snake poison contains antibodies. Right option will be C.
Snake antivenom is a medication made up of antibodies used to treat snake bites by venomous snakes. It is a type of antivenom. It is a biological product that typically consists of venom neutralizing antibodies derived from a host animal such as horse or sheep. Next question, which of the following glands is large sized at birth but reduces in size with aging? Thymus. Right option will be C. Thymus is a gland which is large sized at birth but reduced in size with aging. The thymus gland is in the chest, between the lungs and behind the breastbone. The thymus makes white blood cells called T lymphocytes or T cells. These are an important part of body's immune system which helps us to fight infection. Next question, in a pond ecosystem the food chains start with phytoplankton. Right option will be A. Next question, which one of the following sets includes bacterial diseases? तो बैक्टीरियल डिजीज़ेज जो हैं वो हैं ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, टेटनस, निमोनिया, कोलेरा, मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग, ये सारी चीज़ें। और वायरल डिजीजेज कौन कौन से हैं? चिकन पॉक्स, हार्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, मीजल्स, मम्प्स, वायरल हेपेटाइटिस। तो यदि ए ऑप्शन में हम देखें टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स, तो इसमें से टेटनस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन मीजल्स जो है एक वायरल डिजीज़ है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। सेकंड में है डिप्थेरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग, ये तीनों जो है बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, सो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन? तो गिबरेलिन्स ये प्लांट हार्मोन है, फ्लोरिजेंस ये भी प्लांट हार्मोन है, साइटोकिनिन ये भी प्लांट हार्मोन है, लेकिन जेंथोमोनास सिट्री ये प्लांट हार्मोन नहीं है, यह एक बैक्टीरिया है। जेंथोमोनास सिट्री इज ए बैक्टीरिया, इट originated in China. Due to this, a disease called citrus canker occurs in lemon plants and fruits. So right option will be C. Next question, according to the Central Economic Survey 2021-22, what is the rank of India among the countries with the largest forest area in the world? According to the Central Economic Survey 2021-22, India was ranked 10th among the countries with the largest area in the world. So right option will be B. Next question, which of the following is not one of the component promoting PM Gati Shakti? The 7 factors that components PM Gati Shakti are roads, rail routes, railways, airports, freight transport, waterways and logistic infrastructure. Road and rail, yes. Airport, air and airport, goods transport and waterways, but not education and health. So right option will be C. Next question, consider the countries that cooperated in the establishment of steel plants in the second 5-year plan. दुर्गापुर स्टील प्लांट, वेस्ट बंगाल का जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो ब्रिटेन के हेल्प से बना था, ये सही है। राउरकेला स्टील प्लांट, उड़ीसा का राउरकेला स्टील प्लांट बिल्ड इन द कोलैबोरेशन विथ फ्रांस के कोलैबोरेशन से तो ये नहीं बना था, जर्मनी के कोलैबोरेशन से बना था, सो ये रॉन्ग है। भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट बिल्ट इन कोलैबोरेशन विथ रसिया, यस ये सही है। गलत कौन सा है? 2, तो 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, खत्म। 1 and 3, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज नोट वाज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? 1 रुपीज, right option will be A. The first note of independent India was of ₹1, which was issued in 1949. The Ashoka pillar of Sarnath was inscribed on this note. After this, there were many changes in the note and pictures of the gateway of India, Brihadeshwar temple were also printed on it. The note printed by the government of India in the year 1953 was also written in Hindi language. Decades after the release of these notes, Mahatma Gandhi's photo started printing on the notes issued in 1996 and 2005. After this, many security features were inserted in it to prevent the copying of the rupees.
Next question, to whom is the scientific calculation of national income in India credited? Professor B.K.R.V. Rao. Right option will be B. The national income in the India was first estimated by Dadabhai Nauroji in 1868. He calculated the national income in his book Poverty and Un-British Rule in India. The scientific calculation of national income in India is credited to Professor B.K.R.V. Rao. He used a combination of production calculation system and income calculation system to estimate national income. His estimate is considered the most reliable. He presented the estimation of national income in his book National Income in British India. Next question, the Bihar government has allocated what percent of its total expenditure for education in 2021 to 22? 19%. Right option will be B. Next question, what percentage will be the share of Bihar in the divisible pool of central taxes for the period 2021 to 26 as per the recommendations of the Finance Commission? 4.12%. Right option will be C. The report of the 15th Finance Commission for the period 2021 to 26 was released on February 1st, 2021. For the period 2021 to 26, the Commission has recommended increasing the share of states in the divisible pool of central taxes to 41%. Bihar's share in the divisible pool of central taxes for the period 2021 to 26 will be 4.12% as per the recommendation of the Finance Commission. This implies that for every 100 rupees of revenue in the divisible pool during the period 2021 to 26, Bihar will receive rupees 4.12. Sorry, one thing, for the period 2021 to 26, the Commission has recommended decreasing the share of state in the divisible pool of central taxes to 41% from 42%. Next question, major schemes under Sat Nischay 2 includes creating centers of excellence in the polytechnics and industrial training institutes. ये सात निश्चय 2 का पार्ट है, सात निश्चय 2 का पार्ट है. सेटिंग अप मेगा स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सेटिंग अप टूल रूम्स इन ईच डिवीजन. यस, ये भी पार्ट है सात निश्चय पार्ट 2 का. लोन अप टू 5 लाख रुपीज एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट टू यूथ एंड वुमेन फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेसेस. ये भी सात निश्चय पार्ट 2 का पार्ट है. ये कैश इंसेंटिव ऑफ ₹25,000 फॉर गर्ल स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग इंटरमीडिएट एंड ₹50,000 फॉर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन. ये भी सात निश्चय 2 का पार्ट है. सो 1, 2, 3 एंड 4 राइट ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई-कुबेर? E-Kuber is the core banking solution of Reserve Bank of India. It provides for a single current account for each bank with decentralized access to the account from anywhere at any time in a secure manner across the country using portal-based services. So, right option will be core banking facility of RBI. A. Next question, in the context of reducing government deficit, consider the following. इंक्रीजेज इन टैक्सेस, बिल्कुल. डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए टैक्स को इंक्रीज करती है गवर्नमेंट, ये सही है. रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, नो. यस, एक्सपेंडिचर में रिडक्शन तो करती है गवर्नमेंट, ये सही है. एक्सेस डेप्ट मतलब ज़्यादा कर्ज लेती है, नहीं, ये गलत है. सो 1 एंड 2 सही है. सो राइट ऑप्शन विल बी ए, 1 एंड 2. यदि गवर्नमेंट ज़्यादा कर्ज लेना शुरू कर देगी तो उससे डेफिसिट और बढ़ेगा, रिड्यूस नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, MG नरेगा प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बिकॉज इट इज अप्लीकेबल इन अर्बन एरिया ऑल्सो, नो. इट हैज़ गारंटी ऑफ 200 days, नो. 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर. Employment has to be given within 1 month of the application, no. It is not a scheme of employment but a legal system, yes. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme provides a right to employment
under which one member of each household in rural areas is guaranteed at least 100 days of unskilled labor employment in a year. So right option will be D. Next question, zero based budgeting means preparation of budget afresh every time. Right option will be C. Next question, agricultural income tax in India can be taxed on. A state government have the power to tax the income received from agricultural crops produced in India. So right option will be A, state governments. Next question, what is the correct order of population density in the following state in India from highest to lowest according to the population of census of 2021? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है बिहार का, तो ये ऑप्शन गया। अब 3 ऑप्शन बचे, तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1106, पंजाब का 551, झारखंड का है 400, बिहार का हो गया 1106, पंजाब का हो गया 551, उत्तराखंड का हो गया 400, उत्तराखंड का झारखंड का हो गया आपको 414 एंड उत्तराखंड का है 189 पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा है बिहार का, देन पंजाब, देन झारखंड एंड देन उत्तराखंड। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर whom हैज़ द अटल इनोवेशन मिशन बीन इस्टेब्लिश्ड? नीति आयोग। राइट ऑप्शन विल बी सी। Atal Innovation Mission is a very popular program of Niti Aayog for which Atal Tinkering Laboratories has been selected in a school across the country to promote innovation through laboratories and Atal incubation centers. Next question, a constitution bench can be constituted. A constitution bench is a bench of the Supreme Court consisting of 5 or more judges in the matter of interpretation of the Constitution under Article 145 Clause 3. Yes. When the opinion of the Supreme Court is sought by the President under Article 143. Yes, this option is also true. When a 2-judge bench and later a 3-judge bench give conflicting decisions on the same issue. Yes, this option is also true. Select the correct answer from the following. 1, 2, 3. 1, 2, 3. None of the above. Right option will be E. Next question, which of the following provision of the Constitution can be amended by a simple majority of the Parliament? तो सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है हाउस के प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का मोर देन 50%. सो 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज को अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन इन द राज्यसभा, ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं रिमूव किया जा सकता है, ये रिमूव्ड होते हैं एक इफेक्टिव मेजोरिटी से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, इन दोनों को अमेंड करने के लिए एक तो पहली बात है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एटलीस्ट 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राज्यसभा? द राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1952, ये सही है। द 4th schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories, ये सही है। बिहार हैज़ 14 सीट्स इन द राज्यसभा, नहीं 14 सीट्स नहीं है, 16 सीट है, तो ये गलत है। ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है वो? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है इसमें? गलत सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। राइट ऑप्शन विल बी बी।
ये रूल जो है 1974 से ही चला आ रहा है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन चंपाकम दोराइजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951? राइट ऑप्शन विल बी ए। In the Champakam Doraijan versus Madras State case, the Supreme Court held that the fundamental rights are primary and the directive principle are subsidiary, hence the fundamental rights are supreme. Next question, who appoints a special officer for linguistic minorities under Article 350B? The 7th Constitutional Amendment Act of 1956 added Article 350B to Part 17 of the Constitution. Under this, the President appoints a special officer for linguistic minorities. So, right option will be A, President. Next question, who called the Constituent Assembly a body of Hindus? Lord Viscount. Right option will be C. Next question, in which article of directive principle of state policy it is mentioned that the state should conduct its policy in such a way that there is no harmful concentration of wealth and means of production? Article 39C. Right option will be C. Article 31A में क्या दिया हुआ है? Citizens, men and women equally have the right to have adequate means of livelihood. आर्टिकल 39B में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट सर्व द कॉमन गुड। आर्टिकल 39C में क्या दिया गया है? द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी इन सच ए वे दैट देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्टिकल 39D में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। Next question, which of the following committee recommended that a candidate should not be allowed to contest from more than 2 constituencies? तो यदि तीनों कमिटीज़ को देखें, तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी, तो ये तीनों इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी है। ये चौथा जो है केस संथानम कमेटी, ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड ये कमेटी है और इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1964 में CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। और ये तीनों जो इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी जो है, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित जो कमेटी है, उसमें से दिनेश गोस्वामी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि a candidate should not be allowed to contest from more than 2 constituencies. So right option will be B. Next question, in the Lok Sabha elections, a candidate loses his deposit if he cannot get it 1/6 of the valid votes. Right option will be D. According to the election commission, when a candidate does not get 1/6 of the total valid votes polled in the seat, that is 16.66%, then his deposit is forfeited. Next question, under which article the parliament has been empowered to make laws regarding citizenship? तो एक एक आर्टिकल करके हम देखते हैं, उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे। आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन्स थे या कौन सिटीजन हो सकते हैं। वैसे जो यहाँ पे जन्म लिए हों या जिनके पेरेंट्स जन्म लिए हों, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है आर्टिकल 5 में, तो ये तो होगा नहीं। आर्टिकल 8 में वैसे इंडियन सिटीजन्स जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनके कुछ राइट्स के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9, यदि कोई अपने आप कोई भी इंडियन सिटीजन अपने आप कोई किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजनशिप को ले लेता है, फॉरेन कंट्री का सिटीजन बन जाता है, तो यहाँ का सिटीजनशिप उसका ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। ये सारी बातें लिखी गई है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10, इंडिया का सिटीजनशिप चाहे जिस तरीक़ा से भी कोई ले लिया हो तो उसका सिटीजनशिप आगे भी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, वो सिटीजन आगे भी बना रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर्म बाय पार्लियामेंट। तो इसमें से कोई भी नहीं है जिसमें ये दिया गया है कि पार्लियामेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, वो है आर्टिकल 11। सो राइट ऑप्शन विल बी ई, नन ऑफ द अबव।
Article 11 empowers the Parliament to make any provision relating to acquisition and termination of citizenship and any other matter relating to citizenship. Next question, which of the following statement is correct about the Advocate General of the state? The tenure of the Advocate General has not been fixed by the Constitution. ये सही है. His salary and allowances are determined by the state legislature. No. Article 165 of the Constitution of India provides for the Advocate General of the state. He is appointed by the Governor of the state. His salary and allowances are described by the Governor. He gets all the privileges that a member of the legislature gets. Yes, ये सही है. तो इसमें से 1 and 3 सही है. Right option will be C. Next question, Article 243I of the Indian Constitution is related to Constitution of Finance Commission for Financial Review of Panchayats. Right option will be B. In Article 243I, there is a provision for Constitution of Finance Commission to review the financial status of panchayats. The legislature of the state may by law provide for the composition of the commission, the qualification and the manner in which they shall be selected. Next question, when was the no confidence motion brought in the Lok Sabha against the central government for the first time in India? When an opposition party in the Lok Sabha feels that the government does not have a majority or has lost the confidence of the government in the House, it moves a no confidence motion. For the first time in the history of the Indian Parliament, in August 1963, J.B. Kriplani moved a no confidence motion. Then only 62 votes were cast in favor of this proposal and 347 votes were cast against the then Prime Minister Jawaharlal Nehru's government. So right option will be C, 1963. Next question, who among the following was the first finance minister of independent India? लियाकत अली जो थे वो इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये तो होगा नहीं. जॉन मथाई जो थे फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये होगा नहीं. सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे. R.K. शनमुखम सेठी ये जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे. राइट ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग. तबकात ए नासरी के राइटर हैं मिनहाज उस सिराज 1 का बी होगा. तारीक़ फिरोज शाही के राइटर जियाउद्दीन बर्नी 2 का सी. तुजू के बाबरी के राइटर बाबर 3 का ए. अफसाना ए शाही इसके जो राइटर हैं शेख कबीर, तो 4 का डी हो जाएगा. तो कौन सा आ रहा है यहाँ पे? बी ए सी डी यानी 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का डी. राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ए होल इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय होम? The a whole inscription of the famous Chalukya ruler Pulkesin II was written by his court poet Ravi Kirti. Right option will be C. The Prayag Prasasti of Samudragupta was composed by Harisena. Next question, who was the first to discover Paleolithic tools? Robert Brucefoot was the first person in India to discover Paleolithic tools in 1863. First Paleolithic artifacts were discovered at Palavaram. So right option will be Robert Brucefoot D. Next question, Aprahat land was which type of land during Gupta period? Forest land था. Right option will be A. कल्टीवेबल लैंड को क्षेत्र लैंड कहा जाता था, हैबिटेबल लैंड को बस्ती लैंड कहा जाता था और पास्चर लैंड को गपथ सराह कहा जाता था और वेस्ट लैंड को खिला लैंड कहा जाता था. जंगल या फिर फॉरेस्ट लैंड को अपरहत लैंड कहा जाता था.
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। Karsapan were the gold coins minted during Mauryan period। गोल्ड कॉइन नहीं थे, वो सिल्वर कॉइन थे। निस्क जो था वो गोल्ड कॉइन था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लोटस एंड बुल आर रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ बुद्धा, यस ये करेक्ट है। द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज वाज डन इन द सेकेंड जैना काउंसिल। सेकेंड जैना काउंसिल में तो नहीं, फर्स्ट जैना काउंसिल में ये कंपाइल हुआ था। द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज ऑफ जैन लिटरेचर एंड डिवीजन इनटू 2 सेक्ट्स वेयर डन ड्यूरिंग फर्स्ट जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्रा। तो ये भी गलत है। सही कौन सा है? सिर्फ 2 है, ओनली 2। सो राइट ऑप्शन विल बी ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेयर हैड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रेन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो देख लेते हैं कब इनका टेन्योर कब से कब तक रहा। तो यदि ममलुक डायनेस्टी की बात करें, एम से मैं लिखता हूँ, ममलुक डायनेस्टी एम, इनका जो टेन्योर रहा 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। और खिलजी का KH में लिख रहा हूँ, खिलजी डायनेस्टी का टेन्योर रहा 1290 से 1320 तक। उसके बाद में तुगलक, T लिख रहा हूँ, तुगलक का रहा 1320 से लेकर के 1414 तक। उसके बाद में सैयद डायनेस्टी का टेन्योर रहा 1414 से लेकर के 1526 तक। उसके बाद में लोधी डायनेस्टी का जो टेन्योर रहा वो 1451 से लेकर के 1526 तक। अब सब्ट्रैक्ट करके हम देखते हैं कि किनका टेन्योर कितने ईयर्स का रहा। तो इस तरीक़ा से हम देखते हैं कि 1290 में से 1206 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है लगभग 84 ईयर्स। तो मतलब ममलुक डायनेस्टी जो है वो 84 ईयर्स तक शासन किया। उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी 1320 में से 1290 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लगभग 30 ईयर्स आता है। उसके बाद तुगलक का 1414 में से 1320 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 94। और उसके बाद में सैयद का जो टेन्योर रहा 1414 से लेकर 1451 तक 1451 में से 1414 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लगभग 37 ईयर्स आता है। उसके बाद में लोधी डायनेस्टी का 1526 में से 1451 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 75 आता है। तो सबसे ज़्यादा शासनकाल जो रहा किनका रहा? तुगलक डायनेस्टी का रहा 94 ईयर्स, और सबसे शॉर्टेस्ट रहा किसका? खिलजी डायनेस्टी का 30 ईयर्स। तो तुगलक एंड खिलजी किस में दिया गया है? सी में दिया गया है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ चंदेरी फाउट। तो द बैटल ऑफ चंदेरी वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय ऑन 29 जून 1528 इन विच बाबर वाज विक्टोरियस। सो राइट ऑप्शन विल बी 29 जून 1528 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अवध, सादत खान जो है वो अवध से रिलेटेड है, सादत खान अवध से रिलेटेड है। सो 1 का बी हो जाएगा। चिनकिलीज खां या फिर निजामुल मुल्क जो है हैदराबाद से है, चिनकिलीज खान हैदराबाद से, तो 2 का सी हो जाएगा इस तरीक़ा से। उसके बाद बीर दाऊद एन अली मोहम्मद जो है रोहेलखंड से हैं, रोहेलखंड, तो 3 का डी हो जाएगा। उसके बाद है सादुतुल्ला खान जो है कर्नाटका से है, कर्नाटका से रिलेटेड है, वहाँ के ये शासक, तो 4 का ए हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है? BCDA, यानी 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। राइट ऑप्शन विल बी ए। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 5 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।